बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसीना है और मैं खुद भी बहुत हसीन थी, पर मेरे ख़ानदान से मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आता था। जबकि मुझ में कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी मेरे रिश्ते की बात पर लोग मौजू बदल देते थे। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी। मुझे कोई ख़ास मसला तो नहीं था, पर अम्मी अबू काफ़ी परेशान रहते थे और दोस्त भी सवाल करती थीं कि तेरी शादी न होने की वजह क्या है। फिर एक दिन बहाना भी बन गया और शायद ज़रूरत भी थी। जिस किराए के मकान में हम रहते थे वो बिक गया और हमने मोहल्ला बदल लिया। मोहल्ला बदले एक माह ही हुआ था कि मेरे लिए रिश्ता आ गया और 2 माह के अंदर शादी भी हो गई। मेरी शादी मिस्त्रियों के घर हुई थी। हम खुद कौन सा अमीर थे। मेरा एक शोहर था और एक देवर, बाकी घर में कोई नहीं था। मिस्त्री थे तो अपना घर तो बहुत ही खूबसूरत बनाया था। मेरे शोहर का नाम हमीद था, जो मुनासिब शक्लो सूरत का मालिक था। और जब उसने मुझे सुहाग रात वाले दिन गौर से देखा कि ये खूबसूरत लड़की मेरी बीवी है, तो उसके हाथ पांव फूल गए। मुझे लगा कि इतना नर्वस होना तो जायज़ है, पर वो तो बेहोश हो गया। सारे रिश्तेदारों को अंदर आना पड़ा। अच्छा भला तमाशा बन गया। कुछ रिश्तेदार हंस रहे थे, पर मेरा देवर काफ़ी परेशान था। उसका नाम अली था। खैर शोहर वापस आ गया तो ऐसे पेश आ रहा था जैसे दही लेने गया था और कोई बात ही नहीं हुई। सुबह तक वो सुकून से सोता रहा। अगले दिन मेहमान भी चले गए और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हो गई। फिर एक दिन मुझे मेरी एक दोस्त की कॉल आई शादी की मुबारक देने के लिए, और बातों बातों में जिक्र आया कि वो घर बना रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे शोहर और देवर दोनों मिस्त्री हैं। उसने कहा कि घर वाली बात है, फिर तो दोनों को बेच दो। शोहर से बात की तो वो मसरूफ़ था, क्योंकि वो ठेके पर काम किया करता था। और शोहर के जाने के बाद देवर से बात की तो उसने एक नहायत ही अजीब बात बताई। उसने कहा कि मैं सिर्फ बाथरूम बनाया करता हूँ, घर नहीं बनाता। जब उनको बाथरूम बनाना हो तो मुझसे राब्ता करें। मैंने कहा कि दोनों में फ़र्क क्या है, एक जैसा काम है, बाथरूम हो या कमरा, एक ही बात है, चले जाओ, अमीर लोग हैं, अच्छा भला काम मिल जाएगा। मेरे देवर ने साफ इनकार कर दिया। मैं हैरान रह गई कि ये किस किस्म की ज़िद है। सहेली से माजरत कर ली। बाद में पता चला कि मेरा देवर सिर्फ बाथरूम ही बनाया करता था और सब लोग कहते थे कि बहुत अच्छा काम करता है। इस इलाके में इसकी बहुत डिमांड थी। खैर ये बात तो हो गई, पर उस घर में काफ़ी बोरियत थी और इन दोनों भाइयों के गंदे कपड़े धोना तो एक मुहाज था। पर फिर भी शुक्र कर रही थी कि 10 बंदों का ससुराल नहीं है, ना नंद है, न सास, और ना ही कोई देवरानी। बाकी इन दोनों के काम तो कर ही लूँगी। पर एक दिन एक हाला घर आई जो मेरे शोहर की हाला थी। मुझे देखा तो कहने लगी कि अच्छी भली खूबसूरत हो, तुम्हें तो बहुत अच्छा रिश्ता मिल सकता था और तुम हो के यहाँ चली आई। तुम्हारे घर वालों ने कुछ सोच समझ कर नहीं की शादी। और क्या अपने रिश्तेदारों में कोई नहीं था, कोई कज़न, कोई दूर पार का रिश्तेदार? मैंने कहा कि ये तो किस्मत की बात है, जहाँ ले जाए। फिर शोहर आ गया और वहीं उनके पास बैठा और मुझे कहा कि इस तरह के रिश्तेदारों से बच के रहना, ये इधर की बातें उधर करने में माहिर हैं। मैंने भी कहा कि ठीक है। मेरे शोहर के साथ जब से बेहोश होने वाला मामला हुआ था, वो मेरे करीब ही नहीं आ रहा था, जैसे उसे डर था कि कहीं मैं फिर से ही बेहोश ना हो जाऊं। मैंने भी उस मौजू पर कोई बात नहीं की, पर इस घर में टाइम गुजारना बहुत मुश्किल था। नई नई शादी वाली कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। ना शोहर कोई लाड प्यार कर रहा था, ना ही कहीं सैर करने जाने का कोई सीन था। यानी कि हनीमून। ये दोनों सुबह जाते शाम को आते। मेरे पास करने को कोई काम नहीं होता था सिवाय घर के कामों के। बाकी अल्लाह ने मुझे शक्ल तो अच्छी दी थी और हुनर कोई नहीं दिया था कि घर बैठकर ही कुछ कर लेती। एक दिन देवर को देखा कि काम से आते ही अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो जाता था, जैसे कोई बहुत ज़रूरी चीज़ देख रहा है। मैं इसके पीछे जाके बैठ गई कि चलो सब्ज़ी बनाते हुए जो ये देख रहा है मैं भी देख लूँगी, टाइम गुजर जाएगा। पर जैसे ही उसने ये महसूस किया कि मेरी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ सकती है, वो वहाँ से चला गया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मैंने तंग आकर कह दिया कि मुझे भी दिखाओ, तुम इतने गौर से क्या देख रहे हो? तो कहने लगा कि भाभी ये आपके देखने वाली चीज़ नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे शोहर के पास भी तो बड़ा फ़ोन नहीं था। उसने तो बाबा आदम के ज़माने का फ़ोन रखा हुआ था। कहता था वक्त ही कहाँ है फ़ोन पर फिल्में देखने का। मैंने कहा मेरे पास है वक्त, मुझे फ़ोन ले दें। पहले तो उसने इनकार किया, फिर जब मैंने ज़िद की तो कहा कि अगले माह ले दूंगा।
میں خوش ہو گئی۔ ایک دن پتا چلا کہ میری ایک کزن کی شادی ہے اور ہمیں پرانے محلے میں جانا ہوگا۔ کزن میری دور پار کی تھی پر شوہر سے جھوٹ بولا کہ قریبی ہے تاکہ وہ منع نہیں کرے۔ اس نے اجازت دے دی اور میں خوب تیار ہو کر شادی میں گئی۔ ہم عورتوں کے لیے یہی انجوائمنٹ ہوتی ہے۔ مرد ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو دکھانے کے لیے تیار ہوتی ہیں، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم عورتیں ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے تیار ہوتی ہیں کہ کس کے پاس زیادہ خوبصورت جوڑا ہے اور کون زیادہ حسین لگتی ہے۔ اور میں تو تھی ہی خوبصورت، پر شادی میں بھی وہی ہوا کہ سب مجھے دیکھ کر باتیں کر رہے تھے کہ اس کی شادی ہو گئی، کس سے ہوئی، کون ہے اتنا ہمت والا، کس نے کہا ہمت والا نہیں، بدبخت ہے اور بیچارہ بھی ہے۔ سب نے مل کر میرا اتنا دل جلایا کہ میں شادی سے جلدی واپس آ گئی اور میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ شوہر نے پوچھا تو کہا کہ بہت مزہ آیا، سب میری تعریف کر رہے تھے، سب مجھے دیکھ رہے تھے، آپ کی بیوی ہے ہی اتنی پیاری، بس آپ کو ہی نظر نہیں آتی اور مجھ سے دور دور رہتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب دور نہیں رہوں گا، تم واقعی بہت پیاری ہو۔ آج پہلی بار اس نے میری تعریف کی تو بہت اچھا لگا۔ اب زندگی کے دن اچھے گزر رہے تھے۔ شوہر سے نزدیکی بڑھی تو اسے بتایا کہ جانے کیوں سب مجھ سے دور دور بھاگتے ہیں، مجھے دیکھ کر کانوں میں بات کرتے ہیں، جبکہ میرا کوئی راز نہیں ہے، کوئی ماضی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ چھوڑ دو ان باتوں کو، اور اچھی بات ہے کہ کسی نے تمہیں پسند نہیں کیا، ورنہ میرا کیا ہوتا۔ اب میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، پر میرا دیور بہت ہی عجیب انسان تھا۔ پتہ نہیں اسے کس بات کا غرور تھا۔ شکل و صورت کا مناسب تھا، پر رنگ تو اس کا کالا ہی تھا، شاید گرمی میں کام کرنے کی وجہ سے۔ عجیب حرکتیں تھیں اس کی، اچانک سے ہی وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا، ہر بات پر نظر رکھتا تھا، ایسا لگتا تھا اس کی آنکھیں مجھے ہی دیکھتی رہتی ہیں، جیسے وہ میری ٹو میں ہے۔ پر کیوں؟ میں تو ایسا کوئی کام نہیں کرتی تھی، وہ تو کسی جاسوسی ساس کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا تھا، جبکہ شروع میں ایسا نہیں تھا۔ اچانک سے اس کو کیا ہو گیا تھا؟ خود تو میرا دیور ساری رات موبائل میں لگا رہتا تھا، کمرہ بند کر کے سوتا تھا، جبکہ اس کا کیا کام تھا کمرہ بند کر کے سوئے۔ کبھی کبھی اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو میرے ہی موضوع پر بات ہو رہی ہوتی تھی، میں نے اس کی زبان سے اپنا نام سنا تھا، جبکہ اس کا کیا کام تھا میرے بارے میں میرے شوہر سے بات کرتا۔ کیا وہ میرے شوہر کے کان بھر رہا تھا؟ پر اس کی باتیں سننے کے بعد بھی میرا شوہر مجھ سے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کرتا تھا۔ اس کا مطلب کہ اس کا پلان ناکامیاب ہو جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے نفرت ہونے لگی، کیونکہ اللہ اللہ کر کے تو میرے شوہر کے ساتھ میرا تعلق ٹھیک ہوا تھا اور وہ اب ہماری خوشیوں کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ آخر کیوں؟ ایک دن تو کچھ بہت ہی عجیب ہوا، اور وہ یہ کہ آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر بستر پر نہیں تھا۔ مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی، میں پانی پینا چاہتی تھی، لیکن کمرے میں پانی بھی نہیں پڑا تھا اور میرا شوہر بھی کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے باتھ روم میں دیکھا تو باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، یعنی کہ وہاں پر بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو حیران رہ گئی، کیونکہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ باہر سے کسی نے دروازے کو کنڈی لگائی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا، مجھے آدھی رات کو کس نے کمرے میں بند کر دیا؟ میں نے بری طرح سے چلانا شروع کر دیا اور دروازے کو بھی دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا تھا، دھکے دینا شروع کر دیے کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر نے دروازہ کھولا اور میں نے سامنے دیکھا تو میرا دیور صحن میں بیٹھا تھا اور شاید میرا شوہر اسی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کر رہا تھا، لیکن مجھے قید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ باہر سے کنڈی کس نے لگائی؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے عادت پڑی ہوئی ہے دروازہ بند کرنے کی، تو میں کمرے سے باہر نکلا تو میں نے کنڈی لگا دی، معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ آپ نے کنڈی تو لگا دی، لیکن آپ اس ٹائم باہر کیا کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا تھا، لیکن دونوں کی شکل سے لگ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ایسا لگتا تھا کہ میرے بارے میں بات کر رہے تھے، تبھی تو مجھے بند کیا تھا تاکہ میں باہر نکل کر ان کی بات نہ سن لوں۔ میرے شوہر نے کہا تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ پانی لے کر آیا، میں نے پانی پی لیا۔ میں نے کہا کیا ہو رہا تھا؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ آدھی رات کو کون سی باتیں کر رہے تھے؟ تو کہنے لگا کہ تمہیں پتا تو ہے نا کہ ہم دونوں مل کر گھر چلاتے ہیں،
तो बस खर्चे की बात कर रहे थे। घर में कुछ मुरम्मत करवानी है, इसके बारे में बात हो रही थी। मैंने कहा कि 10 बजे आप मेरे साथ सो गए थे, आधी ही रात को उठकर आपको ये याद आ गई कि आपकी बात करनी है। ये बात सुबह भी तो हो सकती थी, और मुझे बंद क्यों किया आपने? ऐसे कोई कुंडी नहीं लगाता, आपने जानबूझकर बंद किया। मेरे शोहर की शक्ल से लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने बात बदल दी और कहा कि नहीं, मैंने बंद नहीं किया और नींद नहीं आ रही थी तो मैं उठ के बाहर चला गया। देखा तो भाई भी बाहर जाग रहा था। बस बातें करने बैठ गए तो क्या जुल्म हो गया। तुम तो बात के पीछे पड़ जाती हो, चलो सो जाओ। मैं हैरान थी, एक तो ये गलती कर रहे थे और ऊपर से गुस्सा भी मुझ पर ही हो रहे थे। खैर मैं भी सो गई, लेकिन उसके बाद मुझे ठीक से नींद नहीं आई। सुबह तक सोचती रही कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे। अक्सर इसी तरह आपस में कोई बात करते थे और मुझे लगता था कि मेरे बारे में ही बात हो रही है। मुझे एक दफ़ा मेरी एक दोस्त ने बताया था, जब मैंने उसे ये सारी सूरत हाल बताई थी कि सारा खानदान मुझसे शादी करने से दूर भागता है जबकि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। उसने कहा कि औरत के अंदर एक कमी ऐसी होती है जिसके बारे में उसे कभी कभी शादी के बाद ही पता चलता है कि तुम बांझ तो नहीं हो गई। तुम्हारे माँ बाप को इस बात का पता हो कि तुम्हें बताना नहीं चाहते हो, कहीं तुम बच्चा ही ना पैदा कर सकती हो, क्योंकि लोग तो औलाद के लिए ही शादी करते हैं, और हो सकता है तुम्हारे अंदर ये कमी हो। उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि एक लड़की को 12 साल की उम्र में ही पता चल गया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, और फिर उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मेरे दिल में भी यही खौफ था, क्योंकि मेरी शादी को भी 5 महीने हो गए थे और औलाद नहीं थी। लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई, घर में कोई भी नहीं था, तो मैं साथ वाली आंटी के साथ अस्पताल चली गई जो कि नज़दीक था। वहाँ मेरे कुछ टेस्ट वगैरह किए और बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई क्योंकि ये मेरी एक इकलौती फिक्र थी जो कि अब ख़त्म हो गई थी। इसका मतलब ये था कि बाहैसियत एक औरत मेरे अंदर तो कोई भी कमी नहीं थी, फिर क्यों लोग मुझसे दूर भागते थे? ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और उसने बताया कि आपका दूसरा महीना चल रहा है और मुझे लगता है कि आप जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हैं। ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और घर आकर सबसे पहले ये बात अपने शोहर को बताना चाहिए, लेकिन घर आई तो देवर घर पर मौजूद था और फिर से अपने फ़ोन में मसरूफ़ बैठा था। मेरी शक्ल देखकर कहने लगा कि भाभी क्या बात है, बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। मैंने गुस्से में कहा कि अल्लाह मेरी खुशी बरकरार रखे, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। इतना कहकर मैं कमरे में चली गई क्योंकि मुझे उस पर वैसे ही गुस्सा आया था। शोहर को कॉल की और बहाना करके बुलाया कि घर में खाने को कुछ नहीं, सामान लेकर आए। जब वो सामान लेकर आया तो मैंने खबर सुनाई, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने बाहर जाकर ये बात अपने भाई को बता दी। वो भी खुशी से नाचने लगा कि मैं चाचू बनूंगा। मैंने कहा कैसे खुश हो रहा है, इसको माँ तो अच्छी लगती नहीं है तो बच्चे कैसे अच्छे लगेंगे? मेरे शोहर ने फौरन मेरी नज़र उतारी और कहा कि तुमने बहुत ज़्यादा आराम करना है, छोड़ दो घर के काम। जब तुम नहीं थी तो हम दोनों भाई मिलकर ही घर के काम किया करते थे, अभी भी हम खुद ही कर लेंगे, तुम बस खाना बना दिया करना। अब तुमने बहुत ज़्यादा आराम करना है क्योंकि 2 बच्चे हैं और फिर तो तुम्हें बहुत ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है। मैं भी इस टाइम के लिए खुश हो गई, लेकिन फिर अगली रात कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने कोई ख्वाब देखा। जैसे मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई थी, लेकिन सुबह उठी तो ये सिर्फ ख्वाब था। लेकिन जब मैं बैठी मसाला कूट रही थी कि मेरा देवर मेरे पास से गुजरा और कहने लगा कि भाभी अब मैं परेशान हो गया हूँ, ऐसा मत करें, अब तो आप माँ बनने वाली हैं, अब तो समझ जाएं। मैंने कहा कि क्या फजूल बातें कर रहे हो। वो इतना कहकर वहाँ से चला गया। मुझे समझ नहीं आई कि किस बारे में उसने मुझे कहा कि अब तो ना करें, मैं तंग आ गया हूँ, मैं क्या कर रही थी, मैं क्या रोज़ उसका कोई नुकसान कर देती हूँ जो ये तंग आ गया। मैंने ये बात अपने शोहर से करनी तो थी, क्या मतलब था उसका ये सब कहने का? मुझे क्यों कह कर गया है? बस करें ना करें, अब मैं तंग आ गया हूँ। लेकिन मैं करती क्या थी मुझे समझ नहीं आ रही थी। खैर मैंने इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया। एक दिन बैठी अपने देवर के कपड़े धो रही थी, जब उसकी जेब में मुझे कुछ महसूस हुआ। मैंने वो चीज़ बाहर निकाली तो हैरान रह गई। ये एक कागज़ था जिसके ऊपर 2 नंबर लिखे हुए थे। मैं ये कागज़ एक तरफ संभाल कर रखने लगी,
लेकिन फिर मुझे ये नंबर जाने पहचाने लगे और एक नंबर तो फौरन पहचान गई। ये तो मेरी कज़न का नंबर था, मेरे चाचू की बेटी का, लेकिन ये मेरे देवर की जेब में क्या कर रहा था। और दूसरा नंबर मेरे चाचू का ही था। जब मैंने फ़ोन में नंबर डाला तो उस पर नाम आ गया। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मेरी कज़न और चाचू का नंबर देवर के पास क्या कर रहा है। मैंने फ़ौरन अपनी कज़न को फ़ोन कर दिया और उसे कहा कि तुम्हारा नंबर मेरी देवर की जेब में था। चाचू को भी फौरी बता दिया। मुझे ऐसे लगा कि शायद उसने मेरे देवर के साथ चक्कर चलाया है, इसलिए मैंने चाचू को पहले फ़ोन किया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात की, शायद उनको भी पता था कि ये लोग आपस में बातें करते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि आज आप लोगों के घर आ रही हूँ, पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे घर ना ही आओ, नहीं तो कोई तमाशा बन जाएगा। मैंने कहा कि आपका क्या काम है मेरे देवर के साथ कि आप फ़ोन करके आप उसे मेरी शिकायत लगाते रहते हैं। अब मैं समझ गई कि कोई ना कोई चक्कर बाहर से चल रहा था, कोई तीसरा ही इस घर के हालात खराब करना चाहता है। मेरे रिश्तेदार तो पहले से चाहते थे कि मेरा घर ना बसे, खुद मेरा रिश्ता लिया नहीं, और आप चाहते थे कि मैं यहाँ भी चैन से ना रहूँ। पर मेरे बाबा कहते थे कि अपने घर का दरवाज़ा अच्छे से बंद करना चाहिए ताकि दूसरों को ये ना कहना पड़े तू अंदर क्यों झांक रहा है। शाम हुई तो मैंने देवर और शोहर को बैठा लिया और उनको ये बात बताई। मैंने सारी बात तमीज़ से की, सलीके से बता दी कि ये सब कुछ क्या है। यह भी बताया कि मैंने जब कॉल की तो उनका रवैया मेरे साथ अजीब था। इसके बाद मेरे देवर ने कहा कि भाभी दरअसल इनकी बेटी के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, ये एक अलग मामला है, मुझे आपको बताना चाहिए था, मैंने बताया नहीं। लेकिन फिर इन्होंने मुझे आपके बारे में ऐसी बात बताई कि हम लोग हैरान रह गए। मैंने कहा कि कौन सी बात? मेरी कोई ऐसी कोई बात नहीं, मेरी कोई ऐसी बात नहीं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनका कोई माजी होता है, कोई राज होते हैं। कौन सी बात बता दी उन्होंने जिसकी वजह से तुम हैरान रह गए? उन्होंने जो भी बताया होगा वो झूठ ही होगा। पर देवर ने कहा वो सच है, क्योंकि हमने आपकी अम्मी अबू से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा कि ये सच है, लेकिन उन्होंने हमें पहले नहीं बताया था। उसके बाद से ही हम भाई आपस में मशवरा किया करते थे कि आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। मैंने कहा कि क्यों मेरा ख्याल रखना होगा, क्या करती हूँ मैं? क्या मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ? मैं तो यही सोच रही थी कि ये लोग मुझे बदकिरदार कह रहे हैं कि आपका ख्याल रखना होगा, यानी आपको बंद करके रखना होगा, या इस तरह की कोई बात है। लेकिन जब उन्होंने मुझे असल बात बताई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये रात जानने के बाद मेरी ज़िंदगी की सारी उलझनें दूर चली गई थीं। मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया था। दरअसल मुझे नींद में चलने की बीमारी थी और मैं नींद में चलकर हमेशा किसी दूसरे शख्स के कमरे में जाकर सो जाती या फिर घर से बाहर निकल जाती थी। ये बात मेरे सारे खानदान को पता थी सिवाय मेरे, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे कि मैं एहसास कमतरी का शिकार हो जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई। फिर भी मुझे एहसास हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। फिर मेरे चाचू ने ये बात मेरे देवर को बता दी। देवर को मेरी कज़न पसंद आ गई, उसने मेरी शादी में ही देखा था मेरी कज़न को, और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। इनका एक दूसरे के घर आना जाना भी था, क्योंकि पहले दिन जब एहसास हुआ कि मैं नींद में चलकर अपने देवर के कमरे में जाकर सो गई तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। उसके बाद उसने ये बात मेरे शोहर से की और फिर मेरे शोहर को भी पता चल गया। पहले उसको इसीलिए ये बात पता ना चली थी क्योंकि उसकी नींद पक्की थी। मेरे घर वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, लेकिन हमने आपको बताया नहीं था, इसीलिए मुझसे कोई रिश्ता नहीं करता था। क्योंकि जब ये 14 साल की थी तो एक दिन नींद में चल के मोहल्ले में एक लड़के के घर जाकर उसके बिस्तर पर सो गई थी और थोड़ी देर बाद वहीं से मिली थी। तब से सारे खानदान वाले कहते थे कि ये एक्टिंग करती है, इसे कोई बीमारी नहीं है, ये बदकिरदार है, जानबूझकर उस लड़के के साथ सो गई थी। ये बात मेरे घर वालों ने इसलिए मुझसे छुपाई कि मैं अपने आप को कम नहीं समझूं। मेरे शोहर को पता चल गया। उसके बाद इसीलिए वो एक दूसरे से मशवरा करते रहते थे कि क्या किया जाए। सबको बात ना पता चले, लेकिन भाभी का ख्याल करना है, और जब से माँ बनने वाली थी तब से बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। तभी देवर ने कहा कि भाभी ना किया करें, मैं तंग आ गया हूँ। इसका मतलब था कि नींद में चलकर मैं उसके कमरे में चली जाती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये सब कुछ याद नहीं था। इन लोगों ने मुझे वीडियो भी दिखाई जब मैं नींद में चल रही थी।
میں حیران رہ گئی اور میں نے کہا کہ اگر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو پھر آپ نے مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال میں نے اپنے شوہر سے کیا تھا۔ اس نے کہا کہ کل کو میری کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے گی یا مجھے کوئی بیماری ہو جائے گی تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گی؟ پاگل، بیماریوں کے پیچھے تھوڑی نہ کسی کو چھوڑا جاتا ہے۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے، تو بس اسی لیے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہتے تھے کہ تمہیں کسی طرح گھر میں سنبھال کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کسی دن تم نیند میں گھر سے نکل جاؤ اور کسی گاڑی کے نیچے آ جاؤ۔ اس لیے ہم لوگ پریشان رہتے تھے، اور تمہیں پتہ ہے جب مجھے پتہ چلا کہ تمہارے اندر یہ مسئلہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میں بھی پریشان ہو گیا تھا، لیکن پھر میرے بھائی نے مجھے تسلی دی اور اس نے کہا کہ بابی بیمار ہے، اپنی مرضی سے ایسا نہیں کرتی۔ اس نے مجھے سمجھایا اور اس کے بعد میں نے ارادہ کر لیا کہ میں تمہیں یہ بات پتہ نہیں چلنے دوں گا، نہیں تو تمہیں بہت دکھ پہنچے گا۔ میں نے اپنے دیور سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے بارے میں بہت برا سوچا تھا، لیکن تم نے تو میرا گھر بچایا۔ اور اپنے شوہر کو بھی کہا کہ جب نیند میں چلنے لگوں تو مجھے فوراً جگا دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل جائے اور اس کا کوئی علاج ہوگا، اور میں بھی اس کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تمہارا خیال رکھیں گے، ہم تمہارا خیال رکھنے کے لیے ہی تو ہیں، بس تم خوش رہو کیونکہ تم 2 بچوں کی ماں بننے والی ہو۔ تمہیں ان کو اچھے طریقے سے پروان چڑھانا ہے اور اس کے بعد پیدا کر کے ان کو تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور سوچا کہ شاید مجھے دنیا کا سب سے اچھا انسان مل گیا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ 5 مہینے کے حمل کے بعد پتہ چلا کہ میرے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہونے والے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ سارے خاندان میں باتیں ہو رہی تھی کہ کتنی خوش قسمت ہے، 2 بیٹوں کی ماں بن رہی ہے۔ میرے آخر کے مہینے اچھے گزر گئے۔ میرے دیور اور شوہر نے میرا بہت خیال رکھا۔ خیر ہڑیے سے میرے بچے اس دنیا میں آ گئے اور آج میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ اور ایک بات بہت اچھی ہوئی ہے کہ جب سے میں ماں بنی ہوں، جب سے زچگی کے عمل سے گزری ہوں، میری نیند میں چلنے کی بیماری بالکل ختم ہو گئی ہے۔ آج 7 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن میرا شوہر بتاتا ہے کہ میں نیند میں ایک دفعہ بھی نہیں چلی۔ شاید کوئی گیڑا پڑ گئی تھی جو کہ اب کھل گئی ہے اور میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ اللہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے۔ ہمارے چینل میری کہانی کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔